तो बेटा इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कराऊंगा और एक ग्राफ कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, वहां से एजर्शन रीजन बहुत निकलते हैं। तो यहां पर दोबारा से हेडिंग डालेंगे क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने एक बात करी थी क्या, कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करती है और उसके साथ किस पे डिपेंड करती है, के जो होता है रेट लॉ वाली इक्वेशन के लिए तो कांस्टेंट होता है, बट के अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। हाँ, तो के की जो हमने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे अर्हेनियस इक्वेशन, दैट वाज के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। और यहां पे मैंने आपको ये भी बता दिया था कि के क्या था, के आपका रेट कांस्टेंट था, ये चीज हम लिख चुके थे। और ए जो बेसिकली था वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट था। इज दैट क्लियर? क्या था मेरे लाल? मैक्सिमम वैल्यू, जिसको मैं अर्हेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर अर्हेनियस कांस्टेंट वगैरह या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये सब बोलता था। ई क्या था यहाँ पर? ई यहाँ पे था एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.73 होती है। अभी इस बात पे बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है कि क्या होती है कुछ ऐसी वैल्यू होती है। ई ए क्या होता है यहाँ पर? ई ए होता है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। टुडे वी विल कम टू नो अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। आर वही है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके बेटा, एंड टी इज योर टेम्परेचर, बट टेम्परेचर इन केल्विन। क्या देखा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, ठीक है, टी टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको समझाना चालू करता हूं ई ए क्या होता है, ठीक है। और ई ए के बारे में मार्केट में बहुत सारी चीजें गलत अवेलेबल है, तो उनको समझना जरूरी है, ठीक है। अभी यहां ध्यान देना, एक चीज होती है जो बताती है कि जब भी रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में। बट ये कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन होती है ना, ये डायरेक्ट नहीं होती। जैसे एक इंसान मेहनत करता है, सक्सेसफुल होता है, क्या ये उतना ही सिंपल है जितनी सिंप्लिसिटी से अभी बोला? एक इंसान जब मेहनत करता है तो कई बार वो क्या होता है? फेल होता है। उस फेलियर में कई बार निराश हो जाता है, कई बार हताश हो जाता है, कई बार बेचारा कोशिश करता है कि आगे, मतलब करने का सोचता भी नहीं है कई बार कि यार हो तो रहा है नहीं, मतलब ये फेज आते हैं ना। तो सक्सेस में आने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कभी नहीं जाता। रिएक्टेंट कहां जाता है? सबसे पहले रिएक्टेंट सबसे पहले बनाता है एक बीच में चीज जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको अपन बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और वंस रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा, विल नॉट कंफर्म कि वो प्रोडक्ट तक जाएगा कि नहीं जाएगा। इंसान ने मेहनत करनी चालू करी, गारंटी नहीं है सफल होगा कि नहीं होगा, पर यह कंफर्म्ड है कि अगर मेहनत नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा। जाना तो उस प्रोसेस से ही पड़ेगा। तो वही है, रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कभी नहीं जाता, रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में जाता है अगर उसे प्रोडक्ट में जाना है तो। हाँ, इंटरमीडिएट तक पहुंचा, उसके बाद प्रोडक्ट तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा नहीं पता। इज दैट क्लियर? तो अब इस बात को समझना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। हर रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। सपोज 50 जूल, सपोज
50 जूल। अब मान लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है 120 जूल, तो इसको और कितनी चाहिए? 70 और चाहिए। मैंने बोला 50 से 120 जाने के लिए 70 और चाहिए ना, तो ये जो बीच का 70 है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है ये बात आपको पढ़ाई जाएगी कि रिएक्टेंट के पास कितनी है और वहां से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितना गैप रिक्वायर्ड है, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात आपको पढ़ाई जाएगी, बट वो गैप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। अबे क्या बोला मैंने? सर ये जो बीच में जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए रिएक्टेंट को और कितनी चाहिए, वो गैप वो नहीं है, पर लोग पढ़ाएंगे ऐसा ही कि वो गैप ही एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है समझाता हूं। क्या वैल्यू है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए? टोटल वैल्यू क्या चाहिए? 120 ना। दैट 120 फ्रॉम 0 इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। सर मतलब स्टार्टिंग से फाइनल। हाँ रुक जा, मैंने ये कहा रिएक्टेंट की एनर्जी अगर 50 जूल है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की 120 है, तो गैप 70 का है। ये 70 गैप नहीं होती एक्टिवेट, वो क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या वैल्यू होती है? द कंप्लीट 120। समझ रहे हो? मतलब फाइनल से इनिशियल तक, ओ इनिशियल से फाइनल तक, सॉरी, जैसे आपने 0 से 120। नो इनिशियल नो फाइनल, जो वैल्यू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की 120 वही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। इज दैट क्लियर? अच्छा मैक्सिमम वैल्यू हाँ जो है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखना चालू करेंगे। इसी चीज को ना थोड़ा गलत पढ़ा दिया जाता है। आओ देखो, सबसे पहला गलत डायग्राम, और मैं नहीं कहता ये गलत, ये खुद कहते हैं कि ये गलत है, पर यूं मानते नहीं। क्या लिखा मेरे भाई? पहले गलत क्या है वो चीज मार्क कर लो, वरना पेपर में होगी कंफ्यूजन। इन्होंने कहा रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, और इन्होंने कहा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ये है, और आपके सामने है इस गैप को क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन। ऐसे लिखो और यहां मारो काटा। ठीक है? अभी ये बात मैं कैसे चेक करूंगा कि भाई जो तुम पढ़ा रहे हो वो सही है कि नहीं है? है ये बात हम मल्टीपल सोर्सेस से चेक कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नो वन टू से दिस। समझ गए? तो अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन चिपकाएंगे सबसे पहले। कहां है डेफिनेशन बेटा? यहां आओ। पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द intermediate called activated complex is known as activation energy EA। ठीक है? अब आपको वो प्रूफ देता हूं जो ये प्रूफ करेगा कि वो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो गैप क्यों नहीं था। ठीक है? यहां ध्यान देना, तसल्ली से देखते जाओ बस। मान ले सर मतलब क्या कहते हैं, अरे रुक जा ना, कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाने के लिए अबे रुक तो जा, उसको एक्टिविटी की एनर्जी बोलते हैं। बे रुक तो जा भाई। तेरे को भी हो रहा है? अरे मुझे हो रहा है भाई, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है। रुक जा 2 मिनट, मैं कह तो रहा हूं, रुक जा 1 मिनट। ये है, मान लो यहां पर आपका रिएक्टेंट है सपोज, और यहां पर आपका क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है? तो ये जो आपका इंटरमीडिएट का पार्ट है, ये है इंटरमीडिएट। अभी आपको मैं क्या प्रूफ कर रहा हूं, ये वाली बात समझना पहले राइट नाउ। आज जो करा रहा हूं बेटा, ये सारी चीजें एजर्शन रीजन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आते हैं आपके रीजनिंग। ठीक है? और वो तभी सॉल्व हो पाएगी जब आपको ये एक एक चीज वर्ड टू वर्ड क्लियर होगी। अभी तक अगर मैं बोलूं कि भाई तूने पढ़ाया क्या, तो भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ये बात मैं पहले बता चुका हूं।
ठीक है, कुछ कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक यहाँ पे। ये वाली बात जो थी आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, मार्क कर दी, गलत है। दुनिया में कहीं से भी इसको कंफर्म करना, यू आर फ्री। ठीक है, अब क्या एक्चुअल है वो बता रहा हूं, यहां ध्यान देना बेटा। ये देखो, यहां ध्यान दो, जो ये वाली वैल्यू आई, ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। कब? इफ दिस एक्सेस इज योर एक्टिवेशन, दिस इज एनर्जी एक्सेस, और ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे? रिएक्शन कोऑर्डिनेट का तुम्हारे को मतलब समझाता हूं क्या होता है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का बेटा मतलब समझना। रिएक्शन कोऑर्डिनेट को कई बार यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिखा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो देयर आर 50% और मान लो हम यहाँ पे 50 लोग हैं, एक एग्जांपल ले लिया, और उसमें से हम सबको जाकर के ना स्टेज पे गाना गाना है, और कोई भी ऐसा कोई धुरंधर टाइप आतिफ असलम नहीं है कि ओ जाके मस्त गाना चालू, कोई नहीं है। तो अभी मान लो अगर हमें 50 लोगों में जाकर के गाना गाना है एक एक करके स्टेज में, मान लो मेरा नंबर 17 है, 17, तो आप बताओ सबसे ज्यादा डर मेरे को कौन से नंबर पे लग रहा होगा? है 16 पे मान ले या 17 पे मान ले, यही तो होगा। मुझे 16 17 पे, अरे जब गा रहा हूँ तभी तो पता नहीं क्या निकल रहा भाई। देखो भाई, अपन लेवल के सिंगर नहीं है ना, यूज टू नहीं है। अभी पढ़ाने को बोल कि भाई जा 100 में पढ़ाना है बच्चों में, या 500 में, 1000 में, 2 करोड़ पीपल को पढ़ाना है तुझे, खड़ा कर भाई, कहीं खड़ा कर, मैं भौंकना चालू हो जाऊंगा। वो तू गाने को कह रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कहां से गाऊं? अच्छा उस लेवल के बेशरम भी नहीं है कि ठीक है 5000 लोग है, कोई नहीं होते बेइज्जती, है ना। एड्रेनलिन ग्लैंड का कमाल है, वो आपको ऐसे मतलब कि नर्वस सा फील कराई देगी। तो मेरे को 17वें नंबर पे सबसे ज्यादा दिक्कत फील होगी कि मेरी एनर्जी पहले तो नॉर्मल चल रही थी, वो जैसे ही 17वां नंबर आया मेरा नंबर, भाई सबसे ज्यादा एनर्जी थी। अब ऐसा थोड़े है कि मेरे नंबर पे मैं डर रहा था तो उसके आगे भी मेरा नंबर चला गया तब भी मैं डर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। अरे नंबर गया, तेल लेने गया, मैं नॉर्मल हो गया। बट सोच, हर बार क्या 17 पे ही डरूंगा? नहीं। मान ले मेरा गाने का नंबर 48 था, 47 पे डरो। तो मैं 47 48 पे डरता, समझे? तो अब समझना इसका मतलब क्या होता है। इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। रिएक्टेंट आपस में आके क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो जब वो आके कोलाइड करेंगे, जब वो दूर है बिल्कुल नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी, पास आए पास आए पास आए तभी तो रिएक्ट करेंगे। तो जब वो रिएक्ट करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे, तब उनकी वो हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, और वो हाईएस्ट एनर्जी पे उनके पास पहले कितनी थी, अब कितनी चाहिए, अब कितनी चाहिए, वो गैप नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा सुन लो, ये कंप्लीट वैल्यू फ्रॉम 0 इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। and only those molecule are going to participate in the reaction whose energy is above the activation energy. Only those molecules are going to participate in the reaction whose value of energy is above the activation energy. आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन। मान लो आप कोई एक गाड़ी खरीदने गए 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, ठीक है। आप पे 20 लाख रुपए नहीं है, आप खरीद पाओगे? ये मत बोलना लोन लेके खरीद लेंगे, चल बोल लोन लेके खरीद लेंगे। लोन लेके खरीदोगे तो भी कंपनी को पूरा 20 लाख चाहिए। वो बात अलग है कि आपने मान लो 4 लाख दे दिए, बैंक से आपने 16 ले लिए, बट कंपनी ने तो 16 लिए ना, कंपनी ने तो टोटल 20 लिए ना आपसे। अरे बोल, मान करके चल अगर तुम्हारे पास 50 लाख रुपए होते और तुम जाते 20 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए, तो क्या कंपनी पूरे 50 रख लेती? और तब भी 20 ही रखती। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, द मिनिमम वैल्यू फॉर द रिएक्टेंट सो दैट रिएक्टेंट कैन फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, वो वैल्यू फिक्स होती है। इट डोंट डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू, डू नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव। समझ रहे हो? अब मान लो
मेरे पास 4 लाख रुपए थे, 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो मेरे को 16 लाख कहीं से बोरो करने पड़े। अगर मेरे पास 1 करोड़ होते और तब 20 लाख की गाड़ी खरीदनी होती तो खरीद भी लेता, 80 लाख बच भी जाते। समझ रहे हो? तो ले दे करके जो वैल्यू गाड़ी की है मुझे वही देनी है। तो यहां पर अगर आप रिएक्शन को चाहते हो कि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, तो सबसे पहले उस रिएक्टेंट को क्या बनाना पड़ेगा? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कब बनेगा? जब उसको एनर्जी प्रोवाइड होगी, जब उसके पास उतनी एनर्जी होगी जो उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए, और होगी तभी वो रिएक्ट करेगा। मींस ओनली दोज मॉलिक्यूल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है। मतलब बेटा अगर तुम कम हो तो भूल जाओ कि तुम यहां पहुंचोगे। हाँ, देयर कैन बी वन सिचुएशन इफ समवन विल कम एंड प्रोवाइड यू लॉट ऑफ हीट कि तेरी एनर्जी इस एक्टिवेशन को पार कर जाए, then you can participate in the reaction। और सर जिनकी बराबर है वो कर सकते हैं, बराबर वाले भी कर सकते हैं। तो यहां से हमें एक बात समझने को मिलती है, only the reactant which have energy equal to activation energy or more than that can only participate in the reaction। लेसर वाले बस ख्वाब देखते रहना। समझ रहे हो? नहीं समझे? क्या समझ गए? हाँ सर कि आपने ये बोला कि नहीं, मैंने क्या बोला वो छोड़, तू ये बता तेरे को डाउट क्या है? मैंने क्या बोला वो छोड़। खुद भाषा में बोलूं कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना रिएक्टेंट से जब इंटरमीडिएट बनाना है, और जितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ये है ना? ये टोटल वैल्यू फ्रॉम जीरो, मतलब जितनी एनर्जी, इसका गैप नहीं। अच्छा मार्क कर लेना बेटा, पीछे मैंने ये आपको लिख के दे दिया, ये गैप एक्टिवेशन नहीं है। अब आपको अब आपको ये बात प्रूफ कराता हूं कि क्यों ये गैप एक्टिवेशन नहीं है। जब हम किसी मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, जब हम किसी मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज। अगर एक्टिवेशन एनर्जी इनका गैप होता तो जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है उनके लिए एक्टिवेशन ज्यादा होती, और जिन मॉलिक्यूल के पास हीट हो करके ज्यादा एनर्जी हो गई थी उनकी एक्टिवेशन कम होती है। मतलब सेम रिएक्शन के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग एक्टिवेशन डिमांड होती। हाँ, और जबकि एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सेम ही होती है। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन। मैं कोई गाड़ी लेने जा रहा हूं, अगर 20 लाख की मिल रही है, और सचिन तेंदुलकर अगर वो गाड़ी सेम लेने जाएगा तो उसे क्या फ्री में मिलेगी? देखो, एज अ रिगार्ड कंपनी उसे दे दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यू नहीं कह सकते अरे सचिन तेंदुलकर सर आप ऐसे ही ले जाओ, पता चले कंपनी 20 लाख की बेच रही थी, सचिन तेंदुलकर ने वही 4 लाख की बेचनी चालू कर दी। क्यों? मन्नत अब फ्री में मिल रही। एक आध दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, हमेशा थोड़े देंगे। तो सबके लिए वैल्यू वो 20 लाख ही होने वाली है ना। फॉर द कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसा होता कि ये गैप एक्टिवेशन एनर्जी है तो अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग एनर्जी होती और अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए एक्टिवेशन डिमांड अलग होती। तो याद रखना ये गैप कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर या फिर द मॉलिक्यूल। एक्टिवेशन इज फिक्स वैल्यू। और ये बात कौन कहता है, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रुक जा मेरे भाई, एक बार रुक जा। टेम्परेचर देंगे भी वो तो हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देंगे ना, तो वो मॉलिक्यूल डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पे, पर एक्टिवेशन एनर्जी तो सेम ही रहेगी। जो मैंने ये वाली इक्वेशन कराई थी आपको बेटा, ये वाली इक्वेशन कराई थी भैया मेरे, ओ भैया मोरे, ये वाली इक्वेशन कराई थी ना ये, अरे ये सारा इधर ही आ गया क्या? आप सबको दिखाई तो दे ही रहा होगा ये वाला? अरे सबको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? तो जब ये वाली बात मैंने आपको कराई थी तो मैंने आपको बोला था ना कि टेम्परेचर अगर सपोज T1 है तो K की वैल्यू K1 होगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर टेम्परेचर T2 था तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 होगी। बट दोनों ही केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? मींस एक्टिवेशन एनर्जी वो टोटल एनर्जी है जो आपको चाहिए, गैप
ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, इसको याद रखना, कोई नहीं भूल गए तो दोबारा बता दूंगा। सर आप ये वाला पार्ट फिर से बता सकते हो? ये वाला अभी फिलहाल इसकी ना कोई नीड नहीं है। नहीं नहीं, आपने जब भी बोला ना कि एक्टिवेशन यहाँ पे मेंशन करा, हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e a बाय आर टी, ये वाली इक्वेशन थी ना हमारी जो k लॉग लेके आई थे, तो अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो k की वैल्यू चेंज होगी। a तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k है, ये तो चेंज होगा नहीं है, और ये EA कभी टेम्परेचर पे डिपेंड करती नहीं। इज दैट क्लियर? अब मेरा एक डाउट है कि सर ऐसे अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं कि मतलब जीरो से मतलब जितनी भी स्टार्टिंग एनर्जी है जिस पे इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उस गैप को नहीं, मतलब जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे हो रहा है उसको एक्टिवेशन एनर्जी। अबे भाई 0 से लेके ये टोटल, हाँ दिस इज एक्टिवेशन। रिएक्टेंट से लेके इसके बीच का गैप नहीं, 0 से लेके ये गैप तो एक्टिवेशन ही है। स्टार्टिंग में बोलते थे कि जीरो से मतलब जहां तक फॉर्म हुई है वो, हाँ तो वो एक्टिवेशन। हाँ अब ये काम करो, इसे लिखना चालू करो बेटा, लिख बेटा फटाफट चलो। अब बेटा यहां ध्यान देना, ये ग्राफ है और इस ग्राफ का नाम क्या है? इसका नाम है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और ये कर्व कहता क्या है वो आपको सबसे पहले समझाता हूं। जैसे मान करके चलो हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है, क्या सबकी इनकम बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत वाइड रेंज है, बट उस वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन में, उस वाइड इनकम ग्रुप में मैं बेसिकली 3 ग्रुप्स क्लासिफाई करता हूं। कौन से? लोअर, मिडल और अपर, यही करते हैं। और जबकि हम भी जानते हैं मिडल में भी बतेरी सारे होते हैं, मिडल भी सारे बराबर मिडल नहीं होते, लोअर भी सारे बराबर लोअर नहीं होते, अपर भी बराबर सारे नहीं होते, तो फिर भी हम 3 ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं। तो मतलब हमारी टोटल फ्रैक्शन 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। तो अभी अगर मैं यहां पर बात करूं, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, और ये फ्रैक्शन ऑफ, चेक कर बेटा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, फ्रैक्शन है। क्या ये? फ्रैक्शन। अब सुन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स ने कुछ एनर्जी गेन करी होगी। अरे बोलो हाँ सर, यार, किसी देश में ऐसा हो सकता है सारे रईस हैं, मैं आज की बोल सारे इक्वली रईस हैं, हो नहीं सकता। इक्वल है। मैं कह रहा हूं अगर किसी देश में कोई रईस भी है, मान लो देश ही बहुत रईस है, पर उसमें भी कोई कम कोई ज्यादा जरूर होगा। कोई गरीब देश है, मैं नाम नहीं लूंगा उस गरीब देश का, मान लो कोई गरीब देश है? अगर कोई ऐसा देश है जो गरीब है, तो वह सारे गरीब भी नहीं है, वहां भी रिचनेस वाले लोग हैं, समझ रहे हो? तो इन दैट सेंस मैं एक बात तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आप लोगों को कि अगर मैं बोलूं कि मेरी पूरी पॉपुलेशन जो भी है, उसमें से ऐसी पॉपुलेशन जिनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत कम है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफी कम है, उनकी पॉपुलेशन, जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, बढ़ के थोड़ी सी ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन, अरे फ्रैक्शन बढ़ गया ना, अबे ये एक्सिस फ्रैक्शन का है ना, तो ये पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ज्यादातर फ्रैक्शन के पास है। पर अगर इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो अगेन फ्रैक्शन क्या होने लग गया? अरे बोलो, डिक्रीज हुआ ना डिक्रीज। वो काइनेटिक एनर्जी है जो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं। हाँ, इसको बेसिकली अगर हम बोलें तो बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर मैं हमारे देश की बात करूं, ज्यादातर लोग वो हैं जो 50,000, 60,000, 80,000 कमा रहे हैं महीने के, यही कमा रहे हैं। कमाने वाले ज्यादा वाले भी हैं, कमाने वाले कम वाले भी हैं, बट ज्यादातर पॉपुलेशन इसी में है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे ज्यादातर फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूल है उनकी ये काइनेटिक एनर्जी है, जिसको मैं बोलता हूं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मान लो हमारे देश का ही एग्जाम्पल ले लो, है, हमारे देश का ही एग्जाम्पल ले लो, गरीब भी है, बहुत अमीर भी है, मिडिल भी है ना। मान लो सबके अकाउंट में 100 करोड़ आ गए, विच इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट अगर आ गए
तो अब आप बताओ क्या होगा? है है सर कंट्री कोलैप्स कर जाएगी। सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैं कोलैप्स वाली सिचुएशन तक नहीं पहुंच रहा, इकोनॉमिक्स में नहीं बात करनी, साइंस फील्ड में बात करनी ओनली। और तसल्ली से सुनना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। आपको मैं बेसिकली समझाने क्या वाला हूं बेटा, जिसके लिए हम ये मशक्कत कर रहे हैं, इस सस्ते ग्राफ से ये महंगा ग्राफ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, आज की क्लास सिद्ध हो गई। चाहे आज मैं आपको लिखने का टाइम दे पाऊं चाहे ना दे पाऊं, मेरे को 5 से 10 मिनट चाहिए बस, ठीक है? तसल्ली से समझना, ये ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो मैंने ये कहा कि अगर जो भी सिचुएशन है इस वक्त, जो भी सिचुएशन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की फिलहाल ये दिखाई दे रही है, मैक्सिमम तो ये, अरे यार ये कर्व और आगे तक चला जाएगा मान ले जाना, ये कर्व टच तो करना नहीं, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक कितनी हो सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। अरे हमारे वर्ल्ड में ही किसी पे कितना पैसा है या देश में कितना पैसा है उसकी कोई लिमिट थोड़े है यार। तुम्हारे बस की भैंस की पूछ, कमाओ जितना कमाना है। मतलब लोग वर्ल्ड में अगर बात करें तो ट्रिलियनेयर तक पहुंच चुके हैं। किसी देश का जीडीपी नहीं है ट्रिलियनेयर तक, मतलब वो ट्रिलियन उनकी जीडीपी नहीं है, बोला नहीं जा रहा मेरे से तो समझ रहे हो? तो समझो, फिलहाल की बात ये कर रहा हूं, अभी पॉपुलेशन मान लो इस काइनेटिक एनर्जी तक पड़ी हुई है, या हमारे पास ये है। अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूं तो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, आप बताओ? अगर मैं इसी कर्व में, चलो डायरेक्ट एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं, आप बताओ, अगर मैं सारे पार्टिकल को इक्वली हीट करना चालू कर दूं तो जिनकी एनर्जी यहां थी उनकी एनर्जी बढ़ के यहां आ जाएगी, जिनकी एनर्जी यहां थी उनकी एनर्जी बढ़ के यहां आ जाएगी, जिनकी एनर्जी यहां थी उनकी बढ़ के आगे जाएगी, जिनकी यहां थी वो और आगे पहुंच गए ना, बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस पर कोई फर्क पड़ेगा अगर मैंने टेम्परेचर राइज किया है तो? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अबे किसी देश में बहुत सारा पैसा इकट्ठा किसी कहीं से ला के डाल दिया सबके अकाउंट में 100-100 करोड़ रुपए, तो पहले आबादी 150 करोड़ थी तो अब क्या 250 करोड़ आबादी हो गई? अब आबादी पे फर्क पड़ने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, पॉपुलेशन तो उतनी रहेगी, बट पॉपुलेशन का वो जो इनकम गैप था वो तो और वास्ट हो गया ना। तो अभी समझना, पहले एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे अगर मान लो पॉपुलेशन कुछ ऐसी थी कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादातर पार्टिकल पे थी, अगर मैं टेम्परेचर सडनली राइज करना चालू करता हूं तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चालू होगी। तो कर्व कैसे शिफ्ट होगा पहले आपको वो समझा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। कर्व कैसे है? राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, मतलब कर्व थोड़ा सा क्या होगा? ब्रॉड। कर्व थोड़ा सा, हाँ कर्व थोड़ा सा ब्रॉड होगा, और वो जो उसके मैक्सिमा की वैल्यू है ना वो थोड़ी सी डाउन आ जाएगी। पूछो क्यों? अरे पूछो। क्योंकि वो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बताता हूं। जैसे इसका मैक्सिमम यहां तक था ना, तो इसके मैक्सिमम की वैल्यू डाउन नहीं होगी थोड़ी? हाँ क्यों डाउन हुई बताऊं? क्योंकि ये जो एरिया होता है ना इसके अंदर, अरे क्या होता है इसके अंदर? एरिया अंडर द कर्व जो होता है, अरे क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, दैट गिव्स टोटल नंबर ऑफ molecules, and if you are increasing temperature the total number of molecule is not going to change, but आप कर तो थोड़ा ब्रॉड करने वाले हो ना, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी वो तो आगे तक पहुंची ना मेरे लाल। अरे बोल मेरे भाई, ये वाली वैल्यू जो थी हमारी, ये वाली वैल्यू थोड़ी आगे तक पहुंची ना। हाँ, तो इन दैट केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हो सकते। तो जब कर्व थोड़ा ब्रॉड हुआ तो सेम एरिया रखने के लिए हाइट कम करनी पड़ेगी। तो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी क्या, अब जो मैं समझाने, जैसे कि मान लो अगर लेंथ और ब्रेथ के टर्म्स में देखें, अगर लेंथ बढ़ रही है तो ब्रेथ कम होगी ना। हाँ, तो अगर मान लो ये टेम्परेचर सपोज T1 है, क्या है ये वाला टेम्परेचर T1, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ना आपका, ये वाला, ये जो टेम्परेचर T2 है, आई विल राइट हेयर एज
T2 इज ग्रेटर देन, अरे किससे ग्रेटर है T2? T1 से ग्रेटर है, मैं ये बात बोलूंगा। और समझना, टेम्परेचर राइज करने पर, दोबारा सुन लो, टेम्परेचर राइज करने पर मैंने क्या बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। तो मान ले पहले एक्टिवेशन एनर्जी काइंड ऑफ कुछ ये थी, क्या थी ये? सर एक डाउट है, हाँ यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ से आ गया ग्राफ के अंदर? है? अभी तक तो हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात कर रहे थे। हाँ, तो आपने जो ये ग्राफ प्लॉट करा है वो तो इसके उसमें टेम्परेचर कैसे आया वो समझा रहा हूँ। मान लो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ प्लॉट कर रहा था T1 टेम्परेचर पे, अब मैं सेम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ T2 टेम्परेचर पे। जैसे मैं आपसे पूछूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ऐसा हो सकता है कि टॉपिक थोड़ा अनक्लियर रह जाए। सर टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब ग्राफ के अंदर नहीं है वो, पर एक टाइप का हमने हाँ, बाहर डिफाइन कर रखा है। मतलब मैं दो अलग अलग कंडीशंस में ये दो अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं। एक बार T1 टेम्परेचर पे मैंने ग्राफ बनाया, एक बार T2 पे। तो दोनों पे उसकी जो शेप तो सेम होगी, बट उनके पैरामीटर्स थोड़े चेंज्ड होंगे। इसका मैक्सिमा अगर यहां आ रहा है, इसका थोड़ा यहां आएगा। कम टेम्परेचर पे अगर सिर्फ मैक्सिमम लिमिट ये थी काइनेटिक एनर्जी की, तो ज्यादा टेम्परेचर पे वो लिमिट थोड़ी आगे तक हो गई ना। ए छोटी सी बात बताना, हमारे देश में सबके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल दिए, बता अब ये लोअर क्लास वाले लोग कितने बैठ गए हमारे देश में? लोअर क्लास में कितने लोग आ रहे हैं? अब सबके अकाउंट में 100 करोड़ आ चुके हैं। जल्दी बता, लोअर क्लास में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं। जल्दी बता, मिडिल क्लास में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं। अब बता, हायर में कितने हैं? दूसरे के सारे ही हायर में है। तो जो मेरा लोअर इनकम ग्रुप था, जो मेरा मिडिल इनकम ग्रुप था, सारा का सारा यहाँ शिफ्ट हो गया ना, राइट में। पॉपुलेशन जो पहले थी, पॉपुलेशन तो आज भी वही है। तो मैं तो सिंपल बताने की ही यही कोशिश कर रहा हूं कि अगर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका ये कर्व था, तो सबसे पहले तो आप कर्व बनाना सीखो। क्या? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द मैक्सिमा ऑफ द कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट राइट एंड लोअर पार्ट। सर तो ये लाइक ऐसे वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा। अबे कौन डाउनवर्ड शिफ्ट होगा? राइट और डाउनवर्ड। राइट और डाउनवर्ड। ऐसा क्यों हुआ? रीजन समझना। पहला रीजन है कि मेरे को जो टोटल मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर सेम रखना है। पहले कर्व कम चौड़ा था ना, तो हाइट ज्यादा रखी ताकि टोटल पॉपुलेशन एरिया दे दे। अभी अगर कर्व मेरा चालू यहां से हुआ, सर पर ये ब्रॉड कैसे हो गया? तो है मुझे ये थोड़ा मैं भूल गई कि ब्रॉड क्यों हो गया वो समझाता हूं। जब आप टेम्परेचर राइज करते हो ना, तो मॉलिक्यूल्स में वो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबको नहीं मिलती कि लोअर पे एक भी ना बचे। लोअर पे कुछ तब भी बचते हैं, बट वो लोअर वालों का फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो जो यहाँ वाले मॉलिक्यूल थे थोड़े थोड़े आगे गए ना, तो आगे की साइड में फ्रैक्शन बढ़ना चालू होता है। और इन दिस केस जब कर्व ब्रॉड होगा तो हाइट तो वैसे भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, जो मैंने बताया था, मान लो ये वाली वैल्यू आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। मान लो ये वाली वैल्यू क्या थी बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। कि इस एनर्जी से कम जिनकी एनर्जी थी, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इससे ज्यादा जिन मॉलिक्यूल्स की है, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो चेक कर, जब तूने टेम्परेचर T1 से T2 राइज किया, तो एक्टिवेशन एनर्जी मेरे लाल रहेगी तो अब भी यही, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो चेक कर, जो पहले सिर्फ इतने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, ये और आ गए, कहां चल दिए, हम भी आ रहे हैं पार्टिसिपेट। और सिंपल सी बात है यार, एक पर्टिकुलर लोड, देखो सिंपल सी बात है, आज मैं पूछूं कितने लोग हैं लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं हमारे देश में? भाई उनका नंबर फिक्स है कि यही लोग खरीद सकते हैं। 10 खरीदे, 20 खरीदे, यूं ही खरीद सकते हैं। लेकिन सबके अकाउंट में 100 करोड़ आ गए तो अबे इसकी लैम्बोर्गिनी हो गई, ई रिक्शा हो गया, गिले सब खरीदेंगे। बोल भाई। तो सर अगर तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। हाँ, और वो तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज नो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट वाज दिस ब्लू पार्ट? ये वाला जो पार्ट था, चलो पिंक से बता देता हूं। ये वाला जो पार्ट था भैया, ये वाला जो पार्ट था, पिंक वाला पार्ट, ये वो मॉलिक्यूल्स थे
जो पार्टिसिपेट कर रहे थे कब, जब टेम्परेचर हमारा T1 था। ये वो मॉलिक्यूल थे जो पार्टिसिपेट कब कर रहे थे मेरे लाल, जब टोटल टेम्परेचर, वेरी गुड, पर जब टेम्परेचर T2 राइज हुआ, देयर कम्स एडिशनल मॉलिक्यूल्स which can now participate। नहीं आई बात समझ? इसमें T2 में ज्यादा उसमें ज्यादा एरिया दिखा रहा है तो इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाँ, मींस ये जो मैंने गुचुड़ मुचुड़ कर रखा है, ये वो एडिशनल मॉलिक्यूल है which can now participate। अभी समझ में आई बात? और देखो ये पॉसिबल तब है जब एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज, समझ गए बात? अभी आप क्या करोगे? सर वो तो वैसे भी नहीं चेंज होती ना टेम्परेचर के साथ। हाँ अरे बेटा वो तो हमें पता है ना, पर व्हाट अबाउट अगर कोई कलाकार तुम्हें ये बात दिखा दे, then you will say if we are going to increase the temperature the energy of the molecule is going to rise, in that case activation की डिमांड कम हो गई। आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे फिर? समझ रहे हो? एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट, एंड नॉट ओनली इन एनसीईआरटी, इन आईआईटीज ऑल्सो ये बात पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ये पढ़ाए तो पहली बात अचंभित मत होना, और टॉप के लोग ये बात पढ़ाते हुए मिलेंगे। ठीक है, जो बताएंगे वो ये भी बता देंगे, और वो उसी बेसिस पे आपको समझाएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मतलब वो एग्जैक्टली वो वैल्यू होती है जो हमारी किसकी थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। ये बात मैं क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको गलत पढ़ाई जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, सर फिर बोर्ड में क्या करना है? अब बोर्ड में वही करना है। बोर्ड में किस क्वेश्चन में कैसा आंसर लिखना है वो मैं बताऊंगा, जो बताऊंगा वो टोटली वैलिड होगा। ठीक है, टोटली वैलिड होगा। हालांकि बोर्ड में आपको ये लिखना है जो सही वाला है। ठीक है, हमें नहीं मतलब कौन क्या गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे पास और हायर बुक्स हैं जो उस चीज जिसपे हम, जिसके बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं। एज वी आर नो वन टू क्रिएट एनीथिंग इन केमिस्ट्री, क्योंकि हम तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारे को रेफरेंसेस चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझा तो आज की क्लास आपकी सफल हो गई, जिसमें हमने फाइनली क्या समझा। मैं लिखने का टाइम आज नहीं दे रहा, मैं सिर्फ, और अरे रुक जा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि as we are increasing temperatures, individual kinetic energy of every molecule is going to increase। तो लोअर रीजन वाले फ्रैक्शंस क्या होंगे, कम। तो वो लोअर वाला फ्रैक्शन तकरीबन आगे बढ़ना चालू होगा, तो कर्व राइटवर्ड तो शिफ्ट हुआ, और डाउनवर्ड भी हुआ। और क्योंकि लोअर वाला बिल्कुल खत्म कभी नहीं होता, जिसकी वजह से कर्व जितना ब्रॉड पहले था, मतलब ज्यादा ब्रॉड हो गया ना, तो हाइट। अभी आई बात समझ या नहीं आई? ये बात रटने की बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बोले कि अरे मैं रट लेंगे, तो भाई तुम रट नहीं पाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसे लिखना चालू करो, आज इतना करेंगे हम। सर इसमें क्या हो रहा है? ये बात लिख देता हूं, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2, maxima of the curve, Who's right? shifts to lower right of the
ग्राफ। गॉट इट? ये वाली बात आपको ढंग से पता होनी चाहिए, ये इसके स्टार पॉइंट है। हाँ, कोई नहीं बेटा, कहीं जाके बनाओ, बस इन्हां नू बना लेना। ये वाली बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो है? जो मैक्सिमम है वो भी बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैक्सिमम बढ़ जाएगा जो ग्राफ का, हाँ और काइनेटिक एनर्जी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर्व छोटा हो जाएगा।